डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिम है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरी उम्र 21 साल है और मैंने अभी ग्रेजुएशन की है, लेकिन 1-2 साल तक मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी तो ऐश करने की उम्र है, अभी काम पर लग जाऊँगा तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। बचपन से मैं ऐश करते हुए ही रहा हूँ। मेरे पिता ने कभी मेरे साथ रोक टोक नहीं की और मैंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे पिता की वो इज्जत पर कोई भी आंच आ सके। लेकिन छोटी मोटी शरारतें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब छोटी मोटी शरारतें होती हैं, किसी को बेवजह ही मजाक करके भाग जाना, कोई अंकल हैं उनके सामान को थोड़ा सा खींचना ताकि वो तंग हो जाएं, सब्जी वाले को थोड़ा सा तंग करना, उसका टमाटर उठाकर भाग जाना। बाद में घर में छोटी मोटी शिकायत आया करती और मैं सर झुकाकर गालियां खा लिया करता। मेरे पिता ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। हर बार वो मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे देते और उन पैसों से मैं बहुत अच्छे से मज़ा करता। भले ही पॉकेट मनी कम थी, लेकिन उतने में अच्छे खासे समोसे आ जाया करते और मैं दोस्तों के साथ समोसे खाता, बहुत मज़ा आता। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉलेज में भी जब मौका मिलता वहाँ हम क्रिकेट खेलने लगते। कभी कोई क्लास मिस हो जाए तो कॉलेज के पीछे ही एक ग्राउंड हुआ करता था, वहीं पर हम खेलने लगते। अपनी कॉलोनी में भी क्रिकेट खेलते और मैं इतनी अच्छी शॉट मारा करता था कि वहाँ पड़ोसियों की खिड़कियाँ तोड़ दिया करता था। फिर डांट थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन मज़ा बहुत आता था। अब 2 साल तक मैंने सोचा हुआ था क्रिकेट में ध्यान लगाऊंगा, हो सकता है इसमें मेरा करियर बन जाए। जिस तरह से दिल्ली से ही विराट कोहली निकलकर इतना महंगा प्लेयर बन गया, पूरी ज़िंदगी संवर गई। हो सकता है मेरी ज़िंदगी भी क्रिकेट में संवर जाए। इसीलिए मैं क्रिकेट में 2 साल तक ध्यान लगाना चाहता था। सारा दिन मैं खेला करता, घर में भी बैट लेकर बस घुमाता ही रहता। हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता था और कभी कभी मैं उसे बॉल समझ लिया करता। मैं उसे मारता नहीं, लेकिन उसे बॉल समझकर हवा वाले उस बैट में, यानी कि हाथ में कुछ होता नहीं लेकिन दिमाग में सोचता वो बैट है, मैं अपने उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता। कोई भी चोट उसे नहीं लगी, लेकिन दिमाग में मैं सोचा करता था विराट कोहली को ऐसी घूमती हुई बॉलें आती हैं, इसीलिए वो अच्छे से खेल पाता है। मेरा कुत्ता भी बहुत शरारती है, जिस तरफ हिलता है मैं समझूंगा बॉल उस तरफ से आई है, मैं मारने की कोशिश करूंगा। इस तरह घर में मस्ती करता, बाहर मस्ती करता। लेकिन कहते हैं मस्ती की एक उम्र होती है, मस्ती का एक समय होता है, और मैंने गलत समय का चुनाव किया था। हमारी कॉलोनी के बिल्कुल साथ में एक स्ट्रीट लाइट बड़ी सी लगी हुई थी। उसके नीचे एक कुलचे वाला रेहड़ी लगाकर रहता था। वहाँ वो लगभग रात के 10 बजे तक रेहड़ी लगाए रखता और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती। 10 बजे उसके सारे कुलचे बिक जाया करते थे और अब लोग उसके पास नहीं आते थे, तो वो घर की तरफ निकलता था और कभी कभी 10 बजे उसे तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पास पहुँचता। वो उम्र में हमसे बड़ा था, हमसे काफ़ी अच्छी बातें भी किया करता था, हमें सस्ते कुलचे भी दिया करता था, लेकिन मस्ती भी कभी कभी उससे करने में मज़ा आता था। उसके पास छोटे छोटे टमाटर थे जो वो अपने घर में उगाया करता, और वो टमाटर मैं उठाकर वहाँ उसकी रेहड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगता और वो मेरा पीछा करने लगता। इसी बहाने मैं 2 टमाटर खा जाता, उसकी एक ब्रेड का टुकड़ा खा जाता, वो पीछे से गालियाँ निकालता रहता। इस तरह कभी कभी मन करता था आज फिर से मैं गया था उसके साथ मजाक करने के लिए, क्योंकि आज क्रिकेट में कुछ मज़ा नहीं आया था। मैं जल्दी ही आउट हो गया था। मेरे दोस्त भी घर जा चुके थे। ये दिसंबर का मौसम था और धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तभी मैंने देखा स्ट्रीट लाइट के नीचे वो कुलचे वाला मौजूद नहीं था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे आज का दिन तो बर्बाद ही हो गया। मेरी तो किस्मत ही बहुत घटिया है।
दिन में आउट होता रहा। रात को थोड़ी सी मस्ती करनी थी, सोचा था किसी को तंग करूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो कुलचे वाला है ही नहीं। तभी मेरा ध्यान पड़ा, सामने से एक सब्जी वाला आ रहा था। ये सब्जी वाला वही बूढ़ा अंकल था जो लगभग शाम के 6 बजे सब्जी बेचना शुरू करता था और सर्दियों में धुंध में भी घूमा करता था। इसकी जो रेहड़ी थी वो काफी घटिया सी पुरानी सी थी, उसमें सड़ी गली सी सब्जियां रखे होता। सब्जियां लगाता भी बहुत ज्यादा महंगी। अमूमन कोई भी उससे सब्जी खरीदना पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो ये काम पिछले 3 से 4 सालों से कर रहा था। जब से मैं उसे देखता रहा हूँ, कभी उससे मेरी माँ ने सब्जी नहीं ली थी। आज वो बूढ़ा अंकल मिल गया तो मुझे लगा इन्हें तंग करना चाहिए। वहाँ ऊपर काफ़ी अच्छी सब्जियाँ उसने सजा तो रखी थी, लेकिन पुरानी सड़ी सी लग रही थी। जब वो मेरे पास आया उससे अजीब सी बदबू भी आया करती थी, इसीलिए हर कोई उससे दूर रहता था। वो आवाज़ भी कम ही लगाता था, बहुत दूर जाकर कुछ थोड़ी सी आवाज़ लगाता कि आलू ले लो, हल्की सी आवाज़ में ये कहता और आगे बढ़ जाता। आखिर वो सब्जियां बेचना भी चाहता था या वैसे ही घूमता रहता था। आज मैं उसकी रेहड़ी के पास गया और उससे कहने लगा, अंकल ये आलू कितने रुपए किलो? उसने कहा 150 रुपये। मैंने कहा 150? अंकल दिमाग तो नहीं खराब? 20 रुपये तो सुबह वाला बेच रहा था और आपके ये सड़े हुए आलू आप 150 बेच रहे हैं। तो वो कहने लगा, दूंगा तो 150 के, लेने हैं तो बताओ, नहीं लेने तो भी बताओ। फिर मैंने ध्यान दिया, ऊपर रेहड़ी में काफ़ी गली हुई सड़ी हुई सब्जियां थी, लेकिन नीचे उसने एक बोरी टांग रखी थी। उस बोरी में अच्छे अच्छे फल टंगे हुए। वो बोरी एक तरफ से थोड़ी फटी हुई थी और तब मुझे दिख गया, ये तो बढ़िया बढ़िया सेब इसने नीचे रखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सब्जी नीचे छिपा रखी हैं और ऊपर सड़ी हुई सब्जियां। ज़रूर ये कोई ठग होगा, लोगों को ठगता होगा। फिर मैं उससे पूछने लगा, अंकल वो सेब कितने रुपए किलो? तब वो अपनी रेहड़ी के ऊपर देखकर कहने लगा, अंधे हो क्या? सेब कहाँ है? कहाँ दिख रहे हैं सेब तुम्हें? मैंने कहा, अंकल अंधा नहीं हूँ, नज़रें बहुत तेज़ है। नीचे वाले सेब बताओ कितने रुपए किलो? फिर वो थोड़ा सा घबरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली। घबराते घबराते वो कहने लगा, कोई सेब नहीं है मेरे पास, चलो भाग जाओ। तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, सब्जी तुमने लेनी नहीं है, चलो भागो यहाँ से, मैं बेचना नहीं चाहता। तब मैं उस अंकल से मजाक करने लगा, नहीं अंकल, खरीद कर तो मैं जाऊंगा, अच्छी अच्छी सब्जियां छिपा रखी हैं और घटिया घटिया ऊपर लोगों को बेचते रहते हो। वो कहने लगा, मैं बेचूंगा नहीं, अब मैं बेचूंगा ही नहीं, भाग जाओ यहाँ से। मैं अब वहाँ बार बार उस सड़ी हुई सब्जी पर हाथ लगाता और वो कहने लगता, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, मैं नहीं बेचना चाहता, भागो यहाँ से। लेकिन वो बूढ़ा अंकल मान नहीं रहा था। मैं नीचे वाले सेब देखना चाहता था। जैसे ही मैं बोरी को हाथ लगाने वाला होता, उसने पीछे एक छड़ रखी थी, उसने वो छड़ निकाल ली। वो छड़ मेरे मारने ही वाला था, मैं पीछे हट गया। उसके बाद वो बूढ़ा अंकल, भागो यहाँ से, मैं नहीं बेचना चाहता सब्जी, मैं जाने वाला हूँ। वो रेहड़ी को आगे की तरफ ले जाने लगा। अब मुझे लगा इसे गुस्सा आ रहा है, अब इसे गुस्सा दिलाने में मज़ा आएगा। ज़रूर ये कोई ना कोई गड़बड़ तो करता होगा, कोई से सब्जी नहीं खरीदता, फिर भी ये सड़ी हुई सब्जियां क्यों बेचता रहता है, क्यों घूमता रहता है। मैं रेहड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगा था जैसे कुलचे की रेहड़ी के इर्द गिर्द घूमा करता था, और उसने भी वैसा ही किया। वो मेरा पीछा करने लगा और मैं गोल गोल उसे घुमाने लगा। बार बार मैं गोल गोल घुमाता। उसके बाद वो थोड़ा सा थका और मैं बोरी वाली साइड था। जल्दी से मैंने बोरी में हाथ डाला और चमकता हुआ वो सेब मेरे हाथ में था। यकीन कीजिए कितना सुंदर सेब लग रहा था। उस सेब को पकड़ते ही मैंने कहा, ये देखो बढ़िया वाला सेब। वो कहने लगा, दो मुझे, मैं नहीं बेचना चाहता। तुमने सेब कैसे निकाला? चोरी करते हो, लगाऊं शिकायत तुम्हारे घर में? मैं भी हंसकर कहने लगा, अच्छा अंकल, पता भी है मेरा घर कहाँ पर है? वो कुछ देर सोचने लगा, फिर कहने लगा, देखो मेरा सेब वापस कर दो, देखो ऐसा मत करो, ये बहुत महंगे सेब हैं। मैंने कहा, अंकल सही बताओ कितने रुपए किलो, मैं खरीदना चाहता हूँ, ये बहुत रसीले लग रहे हैं। उसने कहा, 650 रुपये किलो। ये 650 रुपये किलो हैं और 150 का एक होगा, बोलो खरीदना चाहोगे? अब मेरे पास तो 20 रुपये थे, 150 का एक सेब कौन बेचता है? अभी तो सेब 60 रुपये किलो और 150 रुपये किलो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ये सब को लूट रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो मुझसे सेब छीनना चाहता था। मैं उस रेहड़ी के इर्द गिर्द घूमता गया। वो जैसे ही थोड़ा सा थका, वहाँ रेहड़ी से मैं दूर भागने लगा। पीछे से वो आवाज़ें लगा रहा था,
रुक जाओ, मेरा सेब मत लेकर जाओ, तुम बड़ी परेशानी में फंस जाओगे, मत लेकर जाओ इसे। अब मैं उसकी बात सुनने वाला नहीं था। सबक सिखाने का समय था। बहुत लूटता है लोगों को। मैं उसका सेब लेकर धुंध में ओझल सा हो गया। पीछे से वो आवाज़ें लगाता रहा, मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ, बहुत बुरा होगा, मत लेकर जाओ। मैंने कहा देखते हैं क्या बुरा होगा, तुझे तो मेरा चेहरा भी अच्छे से नहीं दिखा होगा, कैसे पहचानेगा। अब तो सेब मैंने चुरा लिया। मैं बचपन से ऐसी छोटी मोटी चोरियां किया करता था। कभी अमरूद चुरा लिया करता, कभी किसी के घर में कोई फल का पौधा लगा वहाँ से तोड़ लिया करता। अब इससे सेब चुराया था मैंने। लेकिन आज जब मैं घर की तरफ आ रहा, मुझे महसूस हो रहा ये तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। अगर घर में शिकायत आ गई और पिता को पता चल गया मैं ऐसी चोरियां करता हूँ तो बेइज्जत काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे पिता। वैसे मेरा मन चुराने का नहीं था, बस उसे थोड़ा सा सताने का था। लेकिन सताते सताते मुझसे चोरी सी हो गई और हाथ में उस सेब को लिए मैं सोचे जा रहा, अब करूं तो करूं क्या। फिर काफ़ी आगे निकलने के बाद मेरे मन ने मुझे समझाना शुरू किया। बूढ़ा अंकल था, सड़ी हुई सब्जियां बेचने की कोशिश करता होगा। सच में इतने महंगे सेब हो सकते हैं, बेवजह ही चुरा लिए। चलो 150 का एक सेब ना सही, 20 रुपए का तो होगा ना, 150 रुपए किलो भी तो ये सेब हो सकते हैं। तब मन मुझे टटोलने लगा था कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। वापस देकर आ। फिर मैं चलता चलता धुंध को चीरता उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे चल पड़ा। उसकी आवाज़ आएगी, कहीं ना कहीं तो होगा। मैं गलियों में टटोलता रहा, वो मुझे नज़र नहीं आया। वो बहुत कम नज़र आया करता था। कभी किसी गली में जाता और निकलता नहीं, कहीं और ही चला जाता। आज भी वो मिला ही नहीं। ढूंढता रह गया और वो सेब मेरे हाथ में था। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, इस सेब के पैसे कल दे दूंगा, लेकिन 150 नहीं दूंगा, 20 रुपए दूंगा। सबसे महंगे 150 रुपए किलो वाले सेब हैं, ये वैसा लग रहा है, 20 रुपए दूंगा। कल कह दूंगा देखो अंकल गलती हो गई। इस तरह मैं अब घर की तरफ बढ़ने लगा था। मन मुझे कह रहा था आज थोड़ी ज़्यादा गलती कर दी। किसी के घर में, किसी गार्डन में छोटे मोटे सेब चुराना बच्चों का काम होता है, लेकिन ये तो थोड़ी बड़ी वाली चोरी हो गई। इससे मेरा स्वभाव बदल सकता है। घर आते आते मेरा मन कभी रोकता। फिर मैंने ये सोच लिया अब कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। मैं उस सेब को खाना शुरू हो गया। यकीन कीजिए उस सेब के अंदर से कई तरह की बेरीज का स्वाद आ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हाइब्रिड सेब हो। मज़ा ही आ गया। वो सेब कब खत्म कर दिया मैंने समझ ही नहीं आया। फिर मुझे लगा नहीं, वो बूढ़े अंकल लगता है सही कह रहे थे, इसमें तो स्वाद ही बहुत ज़्यादा था। ऐसा सेब मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। 150 वाले सेब भी खाए हैं और विदेशी सेब भी खाए हैं, हरे सेब भी खाए हैं। ये कैसा सेब था, मज़ा ही आ गया, रस से भरा हुआ। हो सकता है ये 650 रुपये किलो ही हो। अरे यार, अंकल को तो 150 देने पड़ेंगे। अब क्या करूं, चोरी की है, अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। ये सोचकर मैंने पूरा सेब खाया था। अब बीज तक ना छोड़े थे, बीज को भी चूस कर मैंने डस्टबिन में फेंका था। मज़ा आ गया। उस रात जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, रात के वक्त मुझे किताब पढ़ने का बहुत मन किया करता था। मैं क्रिकेटिंग बुक्स पढ़ा करता था कि किसके कितने रिकॉर्ड्स हैं। उस दिन भी मैं किताब पढ़ रहा था। तभी खिड़की से बाहर मुझे एक चेहरा नजर आया। आज बाहर धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। ऐसा लगा दूसरी मंजिल पर बने हुए मेरे कमरे की बाहर वाली वो कांच की खिड़की पर किसी ने अपना चेहरा लगा रखा हो। 2 चमकती हुई आंखें दिखी थी और मैं घबरा सा गया था। घबरा कर मैं उठा और जैसे ही दोबारा मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब मैं उस खिड़की के करीब गया था, मुझे नज़र आया कि बाहर की तरफ उस कांच की खिड़की पर थोड़े से निशान बने हुए थे। ऐसा तब होता है जब ठंड में बाहर से कोई इस कांच को गर्म हाथ से छूता है या गर्म चेहरे से छूता है। मैं डर गया था और खिड़की को मैंने बंद कर दिया। अब मैंने पर्दा लगा लिया था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़रें फिर से उस खिड़की की तरफ गई तो ऐसा लगा जैसे बाहर से लाइट अंदर आ रही हो। सामने वाली स्ट्रीट लाइट की रोशनी यहाँ पर पड़ती है। जब पर्दा लगाता हूँ तो उस पर भी ऐसी लाइट पड़ने लगती है, इसलिए कभी कभी सोने में परेशानी होती है, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन कभी भी उस पर्दे के ऊपर कोई परछाई नहीं बनी। पहली बार एक परछाई देखी थी मैंने।
दूसरी मंजिल पर जब घर हो और खिड़की बाहर की तरफ हो, ऐसी जगह जहाँ कोई चढ़ नहीं सकता, वहाँ किसी की परछाई बने तो आपके होश उड़ जाते हैं। मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं एक झटके से उठा और पर्दा एक तरफ किया तो उस खिड़की पर रोशनी पड़ रही, लेकिन सामने कोई नहीं। थोड़ी सी खिड़की खोली थी मैंने और सामने वाली वो स्ट्रीट लाइट अब धुंधली धुंधली थी, क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वहाँ पास में कोई नज़र नहीं आ रहा। खिड़की पर इतनी ऊपर तक चढ़ना नामुमकिन है। परछाई किसकी थी? वो सर जैसा दिखा था मुझे। ये चीज़ मुझे अंदर तक डराए जा रही थी कि क्या हो रहा है, कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। मैं लोगों को परेशान करता हूँ, आज मुझे कोई परेशान कर रहा है। मैंने अब वो खिड़की लगाई, उसके बाद उस खिड़की के ऊपर एक कपड़ा ही टांग दिया, फिर पर्दा लगाया। अब बाहर से रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। जब मुझे ज़्यादा नींद आती है या मैं परेशान रहता हूँ तो ये रोशनी मुझे सोने नहीं देती, तब ऐसा करता हूँ। आज फिर से ऐसा किया था। अब मुझे लगा कोई भी बाहर हो, भले वो चमगादड़ हो, कुछ हो जिसका भ्रम मुझे हो रहा है। मैंने तो पर्दा लगा दिया, अब आराम से सोऊंगा। मैंने अब करवट दूसरी तरफ ले ली थी। वो किताब को पढ़ने की कोशिश थोड़ी थोड़ी की मैंने, लेकिन आंखों में अब नींद चढ़ने लगी थी। अब जैसे ही मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, करवट ली, पर्दे पर रोशनी पड़ रही थी। जो कपड़ा मैंने खिड़की पर टांगा था वो जैसे नीचे गिर चुका था। इस चीज़ ने मुझे फिर से थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं उठा, पर्दा हटाया। जो कपड़ा खिड़की पर टंगा हुआ था वो नीचे गिर चुका था। मैंने सोचा ये कैसे? मैंने खिड़की तो अंदर से बंद की है ना। फिर से मैंने वो कपड़ा ऊपर टांग दिया। इस बार कुंडियों में बड़े ज़ोर से फंसाया, अब तो गिर ही नहीं सकता। फिर मैंने पर्दा लगा दिया। अब करवट इसी तरफ थी और मैं पर्दे की तरफ देखे जा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ अलग हो रहा हो। थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें बंद हो रही थी, नींद चढ़ रही थी। अचानक आंखों के सामने रोशनी। जैसे ही मैं हड़बड़ा कर सामने देखने लगा, पर्दा खुला था, वो कपड़ा गिरा था। खिड़की के बाहर से आ रही वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी आंखों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था धुंध छंट चुकी हो। मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? पर्दा अपने आप खुल कैसे सकता है? मैं अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा था। सबसे पहले तो भागा मैं खिड़की के पास। खिड़की की वो कुंडी तो नहीं खुली हुई, खिड़की पूरी तरह से बंद थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। दरवाज़ा चेक किया, कोई कमरे में आया तो नहीं। कमरे में तो कोई नहीं था। फिर पर्दा किसने खोला? मैं बस खुद पर ही शक कर सकता था। हो सकता है मैं नींद में उठा हूँ और मैंने पर्दा खोल दिया हो। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए मेरे सर से पसीना टपकने लगा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं बाथरूम में गया, मैंने मुंह पर ठंडा पानी डाला। उसके बाद खुद को कंट्रोल किया। मैं बेड पर आकर लेट गया। मैंने बस पर्दा लगाया था, कपड़ा नहीं टांगा था। अब मैं पर्दे की तरफ जब देखता मुझे डर लगने लगता। तभी अचानक मैं दूसरी तरफ जब करवट लेने वाला था, मैं दूसरी तरफ मुड़ा। मेरे इस बेड पर हमेशा 2 पिल्लो होते हैं। एक पर मैं सोता हूँ तो एक पर टांग रख लेता हूँ। जब मैंने दूसरी तरफ करवट ली थी, मेरा दूसरा पिल्लो वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मेरा पिल्लो कहाँ गया? मैं उसे देखने के लिए बेड के नीचे देखना चाहता था। तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी। बेड के नीचे वो पिल्लो पहुंचा हुआ था, आधा बाहर। फिर मैंने हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और उस पिल्लो को खींचना चाहा। मुझे लगा शायद गिर गया होगा तो खींचकर ऊपर रख देता हूँ। मैंने जैसे ही पिल्लो को खींचने की कोशिश की, वो खींच नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे किसी चीज़ में फंसा हुआ हो। जोर जोर से मैंने झटके दिए, पिल्लो को खींचने की कोशिश करता रहा। वो पिल्लो बाहर आ नहीं रहा था। फिर मुझे लगा मुझे नीचे देखना होगा, आखिर किस चीज़ में फंसा हुआ है। मैं आधा उस बेड पर ऊपर था, नीचे की तरफ सर लटकाया मैंने और जैसे ही नीचे देखा, 2 लाल लाल आंखें। ऐसा लग रहा था मेरे बेड के नीचे कोई हो और किसी ने वो पिल्लो पकड़ रखा हो। वो आंखें इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरी चीख निकल गई। उसके बाद उस चीज़ ने वो पिल्लो को छोड़ दिया था।
मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं बाहर की तरफ भागा और हाथ में मेरे पिल्लो था। मेरी उंगलियां जकड़ गई थी। जल्दी से मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं पिताजी के कमरे की तरफ भागा। मुझे डरा हुआ देख पिता भी पूछने लगे, आखिर क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे बेड के नीचे कुछ है। तब मेरे पिता मेरे साथ देखने के लिए आए। कमरे में कोई नहीं था। तब उन्होंने कहा, तू नींद में होगा, तू डर गया होगा। मैंने कहा, ये देखिए पिल्लो, मेरा हाथ जकड़ चुका है। मेरा हाथ इतना अकड़ गया था कि उंगलियां खुल नहीं पा रही थी। तब मेरे पिता ने गर्म पानी मेरे हाथ पर डाला। तब हाथ थोड़ा कम सन्न हुआ और उंगलियां खुली। तब मैंने उस पिल्लो को छोड़ा। मेरे पिता कह रहे थे, सपना कई बार आ जाता है, हम डर जाते हैं और डर का जितना सामना करें तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार डर से भागना शुरू कर दिया तो वो डर हमारे लिए फोबिया बन जाता है। सारी जिंदगी बेड के नीचे देखने से डरोगे, बेड पर सोने से डरोगे। सामना करो इसका। मान लो मेरी बात, ये एक सपना था। मैं पिता को समझा रहा था, ये सपना नहीं था, मैं उठा हुआ था। पिता मान नहीं रहे। फिर मुझे उन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया और मैं उस बेड पर इतना डरा हुआ, इस तरह उस कंबल के बीच सिकुड़ा हुआ, समझ नहीं पा रहा था करूं तो करूं क्या। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा और एक माथे से पसीना टपके जा रहा। पाँव मेरे ठंडे फिर गए थे और सर मेरा गर्म हो चुका था। दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा, बार बार सोचे जा रहा उस घटना के बारे में। मैं अब बेड के नीचे देखना ही नहीं चाहता था। मैंने एक तरफ करवट ली। 15 मिनट बीत चुके थे। मुझे लगा पिता की बात सच होगी। जैसे ही नज़र मेरी खिड़की पर पड़ी, सामने वो लाल आंखों वाला खिड़की के पार बाहर दिख रहा था। उसे देखकर चीखा मैं और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मेरे पिता वहां पहुंच गए थे और वो कहने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, खिड़की के बाहर मुझे वो फिर से नजर आया। मेरे पिता वहां मेरे कमरे में आए। उसके बाद वो खिड़की खोलकर मुझे दिखाने लगे, ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, तुझे भ्रम हुआ होगा। मैं पिता को समझाता रहा, नहीं कोई था। तब मैंने खिड़की के बाहर वो साफ कांच दिखाया। देखिए, बाकी सारे कांच गीले हैं ना, ये वाला कांच थोड़ा साफ साफ कैसे? मेरे पिता ने कहा, हाँ साफ तो लगता है, लेकिन जो तू कह रहा है वो हो ही नहीं सकता। कोई आदमी ऊपर तक चढ़ ही नहीं सकता। ये तुझे कोई डरा नहीं सकता। तू सपना देखा है, उसके बाद बहुत डर गया है, इसलिए तेरा दिमाग तुझे भ्रम दिखा रहा है। बताया ना मैंने तुझे, फोबिया हो जाता है। दिमाग पर कंट्रोल कर, समझने की कोशिश कर। तू अकेला रहेगा तो समझदार बनेगा, हिम्मत वाला बनेगा। अपने इस भ्रम से लड़ने की कोशिश कर, सच जानने की कोशिश कर। मेरे पिता फिर से अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में अकेला था। उसके बाद मैंने कंबल सर के ऊपर ओढ़ लिया और इस तरह वो रात मैंने गुजारी थी। मैंने बाहर देखा ही नहीं। जब मैं देखूंगा नहीं तो मुझे डर लगेगा नहीं। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। सुबह जब मैं उठा, मैं अपने पिता को समझाता रहा, वो सच था, मुझे अपने कमरे में सोने दीजिए, मैं दोबारा अपने कमरे में सो नहीं पाऊंगा, कुछ हिम्मत बढ़ने दीजिए। कुछ हुआ है मेरे साथ, शायद कोई गड़बड़ हुई है या किसी ने कोई जादू टोना किया है हमारे घर पर, इसीलिए मुझे भूत नजर आ रहे हैं। मेरे पिता ने हंसी में बात उड़ा दी थी और कहा, मंदिर में माथा टेक आओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने वैसा ही किया। मैं मंदिर माथा टेकने के लिए गया, वहां पर फूल पत्तियां चढ़ाई, उसके बाद घर आ गया। अब मुझे लगा शायद भूतों का निवारण हो गया है। मेरी माँ भी जॉब करती है, मेरे पिता भी जॉब करते हैं। दोपहर को अब मैं घर पर था। अमूमन घर पर मैं मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करता हूँ। आज भी जब मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, अचानक मोबाइल बंद हो गया। लेकिन जब मोबाइल बंद हुआ, मुझे इस बात का डर नहीं था। जब मोबाइल बंद होता है, स्क्रीन काले रंग की दिखती है जिसमें आपको आपका चेहरा नजर आ जाता है और मेरे चेहरे के पीछे वैसी लाल आंखों वाला वो आदमी। मैं एकदम से चीख पड़ा था और मोबाइल मेरे हाथ से नीचे गिर गया। उसकी स्क्रीन टूट गई थी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं। ये क्या है? दिन के वक्त वो भ्रम कैसे हो सकता है? मेरा फोन भी टूट चुका था। मैं डरा हुआ था। सर से फिर से पसीना टपकने लगा। ठंड के मौसम में मुझे गर्मी चढ़ने लगी थी। मैं अब अपने चेहरे पर पानी मारने के लिए बाथरूम गया। ठंडा पानी मैं वो फ्रिज से बोतल निकाल कर लेकर आया था और वॉश बेसिन में मैंने वो पानी अपने चेहरे पर मारा। बार बार वो पानी चेहरे पर मारने के बाद मेरा मुंह थोड़ा सा ठंडा हुआ। पसीना निकलना शायद अब बंद हो जाएगा।
जैसे ही मैंने अपना चेहरा उठाया, सामने उस आईने में देखा, मेरी पीठ के पीछे वो शैतान जैसा खड़ा था। क्या था वो? साफ रोशनी में मुझे नजर आया। पूरा काला था राख की तरह और चमकदार लाल आंखें। ऐसी तस्वीरें आपको भूतों की ही नज़र आती हैं। मैं इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरें देखा नहीं करता था क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं भूतों की फिल्में नहीं देखता। रात को घूम सकता हूँ लेकिन सुनसान जगह पर नहीं। आज वो सामने देखकर मैंने अपनी पैंट गीली कर ली थी। कब मूत गया मैं समझ ही नहीं आया। अपनी गीली पैंट को लेकर ही घर से बाहर भागा था मैं, और जब बाहर पहुंचा अपने दोस्तों के पास, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे। उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने पैंट गीली कर दी है और वहां उनके सामने शर्मिंदा। लेकिन अपने पक्के यारों के सामने शर्मिंदा होने में भी इतनी ज़्यादा बुराई नहीं है। जब आप डरे हो उन्हें सच बता देना चाहिए, आखिर ये घटना हुई कैसे। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया, कल रात मेरे साथ ये हुआ और अब भी मेरे साथ ये हो रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त पहले तो मेरा मजाक बनाते रहे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त थे, बाद में मुझे सुझाव देने लगे। लगता है तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। देख, हमें पता है तू काफ़ी बहादुर है, खेलता है, इतनी अच्छी तेरी सेहत है, तू इस तरह डरता नहीं, भूतों की बात नहीं करता। आज तेरे साथ जो हुआ है, किसी ने जादू टोना किया है। अब मैं कैसे समझता कि मुझ पर जादू टोना हुआ है या नहीं? मुझे पिता को तो बताना ही होगा ना। मेरे पिता इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब मेरे दोस्त कह रहे थे तुझे किसी बाबा के पास जाना होगा, लेकिन अगर मेरे पिता को पता चल गया ना मैं किसी बाबा के पास गया, वो मेरी शायद पिटाई कर दें। जिंदगी में कभी मेरे पिता ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अगर ऐसी गलती मैंने कर दी, शायद इस बार वो हाथ उठा दें और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ भी हो। मैं बस सोचता ही रहा था और अपने दोस्तों को भी घर में बुला लिया था। उसके बाद मेरे दोस्त मैगी बनाने लगे थे। हर बार जब मेरे माँ बाप बाहर होते, मैं अपने दोस्तों को घर बुलाता। मेरे पिता भी मना नहीं करते। पूरा दिन हम यहाँ पर मस्ती करते, चिप्स खाते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते, मैगी खाते, घर में ही क्रिकेट खेलने लगते। आज मैं मायूस सा था। वो मजाक कर रहे, मुझे हंसी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। अंदर से बदल गया था मैं। बहुत ज़्यादा मजाकिया था मैं आज, मजाक याद ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जब हम आपस में बातें किए जा रहे थे, वहाँ टीवी देख रहे थे, अचानक टीवी बंद हुआ और उस टीवी में मुझे अपने पीछे खड़ा वो आदमी नजर आया जो पहले भी बार बार मुझे डरा रहा था। मैंने उंगली करके कह दिया, वो देखो पीछे खड़ा, वो देखो पीछे, सामने नजर आ रहा है। मेरे दोस्त देखते रहे और कहते रहे, कहाँ कहाँ कहाँ। वो कहते रहे, मैं बताता रहा। उन्हें वो नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो गायब हो गया। हम पीछे मुड़कर देखते रहे, कभी टीवी में देखते रहे। अपने दोस्तों के साथ आज कम डर लगा था। आज वो मुझ पर भरोसा कर रहे थे और कभी कभी वो मुझे समझा भी रहे थे। शायद वो तुझे नजर आता है। मैंने कहा, नहीं, सबको नजर आएगा। देखो, तुम मेरे साथ रहो। मुझे लगता है अब दिन के वक्त भी वो नजर आ ही जा रहा है। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो करो ना। अब मेरे दोस्त क्या करते? किसी ने मेरी कलाई पर धागा बांध दिया तो किसी ने मुझे कुछ खास मंत्र जपने के लिए कहे। लेकिन हुआ क्या था मैं नहीं जानता। कौन सा जादू टोना किया है? फिर मेरे दोस्तों ने कहा, घर तलाशते हैं, कौन सी चीज़ आई है घर में। वैसे ज़्यादातर कोई जादू टोना करता है तो दीवार से कोई नारियल फेंक देता है। कोई जादू वाली चीज़ फेंक दी होगी तेरे घर में। हम घर के बाहर वाले उस गार्डन में ढूंढना शुरू हो गए। घर के कभी एक तरफ जाते, कभी दूसरी तरफ जाते। हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसी चीज़ जो जादू टोने से जुड़ी हुई हो। सब कह रहे थे यहाँ कोई खोपड़ी मिलेगी, खोपड़ी के अंदर सिंदूर लगा होगा, लेकिन वहाँ कोई खोपड़ी नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ कर हम थक गए और 6 बजे मेरे माँ बाप घर आ गए। मेरे पिता अब कहने लगे थे, कर ली मस्ती, खा लिया सब कुछ। वो मजाक कर रहे थे, लेकिन हम सब का चेहरा उतरा हुआ और ज़्यादा डरा हुआ मैं। मेरे दोस्त कह रहे थे, देख, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, तेरे पापा बोलेंगे ना पूरा दिन मस्ती की है, अब जाने को कहेंगे। मेरे पिता ने उन्हें जाने के लिए कहा और मैं मेरे पिता को कह रहा था, देखिए पिताजी, आज इन्हें यहाँ रुकने दीजिए ना। हम रात को खेलना चाहते हैं, हम गेम खेलना चाहते हैं। नई गेम आई है ना, सारे स्क्वाड बनाकर खेलेंगे। मेरे पिता ने कहा, नहीं, अब सारा दिन मस्ती की है, जाने दो इन्हें। और तुझे कुछ बताना भी है, कल बहुत ज़्यादा डरा था, आज नींद पूरी कर। तू सोता नहीं, घर में खेलता रहता है, रात को भी यादें ऐसी ही बनाता है, इसलिए तुझे डरावने सपने आते हैं। आज रात को जल्दी सोना है। मेरे दोस्तों को मेरे पिता ने भेज दिया था।
घर में मैं अकेला था। मेरे पिता मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे अपने कमरे में भेज दिया 8 बजे। मैं रात का डिनर कर चुका था और कमरे में अकेला, घबराया हुआ। सबसे पहले तो मैंने कंबल ऊपर ओढ़ लिया, यानी आज भी मैं देखूंगा नहीं तो डरूंगा नहीं। मैं 15-20 मिनट तक उस कंबल में ही मुंह छिपाए हुए था। मैंने छोटा बल्ब कमरे में जलाया हुआ था। उसके बाद मुझे खुसफुस की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माँ बाप कमरे के बाहर ही खड़े हों और आपस में बात कर रहे हों। मैं अब सोचने लगा था शायद मेरे पिता समझ गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, इसीलिए वो मुझ पर नज़र रख रहे होंगे। ये तो अच्छा है, उन्हें भी वो नज़र आ जाएगा और वो देख लेंगे। उसके बाद वो समझेंगे सच में घर में भूत है। इसके बाद मैं बस इंतज़ार करता रहा। खुसर फुसर की आवाज़ें आती रहीं। फिर मुझे लगा मुझे खुद उनसे बात करनी होगी, उन्हें भी शक होना शुरू हो गया होगा। जैसे ही मैंने कंबल उतारा, वो आदमी सामने खड़ा था कमरे के अंदर, मुझे घूर रहा। और वो अकेला नहीं था। दूसरे कोने में एक और औरत, बिल्कुल काली लेकिन लाल आंखें। दोनों को देखकर मैं डर गया था और चीखता हुआ पिता के कमरे में भागा। मेरे पिता मुझे देखकर समझ गए थे मैंने क्या देखा है और मैं इशारे करके कहता रहा, वहाँ कमरे में दो भूत। मेरे पिता पहले तो मुझे गले से लगाकर मुझे समझा रहे थे, फिर मैंने उनकी नम आंखें भी देखी। वो कह रहे थे, तू क्या करता रहता है, चल मेरे साथ, देखता हूँ तेरा कमरा। मेरे पिता कमरे में आए और वो देख रहे थे, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो खाली कमरा है, कहाँ है भूत? मैंने कहा, यहीं खड़ा था वो भूत और सामने एक भूतनी। पिता मुझे समझाते रहे, भूत नहीं होते, समझ जा वरना डॉक्टर को दिखाना होगा। और मैं कहता रहा, नहीं पिताजी, सच में भूत है। तब खिड़की पर वो चेहरा दिखा था जो हमेशा मुझे नजर आया करता, साफ साफ। और मैं पिता की बाजू पकड़कर, वो देखिए सामने खिड़की देखिए। मेरे पिता ने उस तरफ नजर की और कहा, हाँ, कहाँ? मैंने कहा, वो देखो खिड़की पर वो चेहरा मुझे ताड़ रहा है, वो काला चेहरा, लाल आंखें। मेरे पिता कहते रहे, कहाँ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैंने खींचा पिता को, सामने दिखाया। मैं बिना डरे खिड़की के करीब गया और कहा, कांच के उस तरफ ये देखो, कांच को उंगली लगा रहा हूं मैं। मेरे पिता ने कहा, नहीं, बाहर कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। मेरे पिता ने खुद खिड़की खोली और बाहर कोई नहीं था। वो जैसे खिड़की पर नजर आया और गायब। मेरे पिता मेरी तरफ जिस नज़र से देख रहे थे, मुझे खुद से घृणा होने लगी थी। कहीं मैं ही पागल तो नहीं हो रहा। मेरे पिता की नम आंखें थी और उन्होंने कहा, आजा तू, आज हमारे साथ सोना। मैं पिता की नम आंखें देखकर समझ गया था वो भूतों पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था मैं पागल हो गया हूँ। तब मैं पिता को कहने लगा था, नहीं, शायद आंखों का भ्रम हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेला सो लूँगा। मैं डरा हुआ था, लेकिन अपने पिता की आंखों की वो इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। वो मुझे पागल समझने लगे थे, इसीलिए मैंने पिता को कहा, शायद सपना देखा होगा मैंने, आप जाइए, कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मेरे पिता अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कहा, कोई बात हुई तो बुला लेना, वरना हमारे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, नहीं। अब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर मैं अपने बेड पर लेटा हुआ ये सोच रहा था, अब क्या करूं। मैं बेड पर लेट गया था, अपने मुंह के ऊपर कंबल डाल लिया था। उसके बाद मैंने चेहरा बाहर निकाला ही नहीं। खुसर फुसर की आवाज़ें आती रहीं। ऐसा लग रहा था वो भूत आपस में बातें कर रहे हों और कमरे के अंदर ही हों। मैं डरा हुआ था कि सिर्फ नज़र ही आ रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे। इसके बाद मेरे कंबल को किसी ने खींचा। वो कंबल पीछे जा गिरा था और वो मुझे सामने दिखने लगे। मैं डर कर एक तरफ सिकुड़ गया था, मैं चीखना ही नहीं चाहता था। तब वो मेरे करीब आया और उसने एक हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। वो मुझसे जैसे कुछ मांग रहा था। उसके हाथ को मैं देख डरे जा रहा। ऐसा लग रहा था वो अभी ये हाथ और आगे करेगा और मेरा गला दबा देगा, वो मुझे मार देगा। लेकिन उसने बस हाथ आगे बढ़ाए रखा और मैं डरा रहा, सहमा रहा। उसके बाद दूसरी तरफ मुंह करके मैंने आंखें बंद कर ली। वो औरत खड़ी थी उस तरफ, उसने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे लगा ये मेरा गला घोंट देगी, लेकिन उसने बस हाथ आगे किया हुआ था। दोनों बस
एक ही शब्द बोल रहे थे, दे दे। दोनों ये कहते रहे और मैंने कान बंद कर लिए और इसी तरह मैं बस रोता रहा। जब मैंने आंखें खोली वो गायब हो चुके थे। मैं रोए गया 1 घंटे तक और 1 घंटे बाद वो फिर से नजर आने लगे। फिर से मैं रोना शुरू हो गया। कुछ समय वो गायब होते, फिर से नजर आते। वो पूरी रात बस मैं यही कर पाया था और डरता ही रहा था। इस तरह वो रात गुजरी और अगले दिन मुझे ये पता नहीं था मैं इसका निवारण कैसे करूं। लेकिन अब दिन में बुरा हाल। वो मुझे पेड़ों के पीछे दिख रहे थे, घर के पीछे। वो झांकती हुई लाल आंखें सिर्फ मुझे दिख रही थी और मैं दोस्तों को बता रहा, वो देखो सामने। किसी को वो नजर नहीं आते, सिर्फ मुझे नजर आते। एक आदमी, एक औरत मेरा पीछा कर रहे थे और मैं इसके बाद इंटरनेट पर ढूंढना शुरू हो गया, आखिर भूत क्या करना चाहते हैं। वहाँ कई भूतिया कहानियाँ थी, कुछ बनावटी, कुछ सच्ची, लेकिन हर किसी में एक चीज़ सच थी कि भूत प्रेत आपके नज़दीक आते रहते हैं। उन्हें आपका शरीर चाहिए होता है। वो मेरा शरीर मांग रहे थे। वो दे दे करके मेरा शरीर मांग रहे थे। यानी वो मुझे मार देंगे और मेरा शरीर ले लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? मैं घबराया अपने दोस्त के पास पहुँचा था कि मुझे निवारण करवाना है। वो अब मेरे करीब आना चाहते हैं। वो मेरा शरीर मांगना शुरू हो गए हैं। अब उसने भी इंटरनेट पर सर्च किया और उसने भी ये कहा, हाँ तेरे वो शरीर में घुस जाएंगे। कई फिल्मों में ऐसा होता है, वो शरीर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आप पागलों जैसी हरकतें करते हैं, खुद को मार डालते हैं। तो खुद को मारेगा देखना एक दिन। वो मुझे दिलासा नहीं दे रहे थे, डरा रहे थे और मैं इतना डर चुका था। वो जो कहते मैं करने को तैयार था। उसके बाद वो मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। हमारे इस शहर के बाहर एक जगह एक बाबा का डेरा था। मैं उस डेरे पर पहुंच गया। भीड़ पहले ही ज़्यादा, कई लोग वहां पर पहले ही लाइन में लगे हुए थे और मुझे बहुत समय लगने वाला था। 4 घंटे वहां खड़े रहना पड़ा, तब जाकर मेरी बारी आई। मुझे देखते ही उस बाबा ने कह दिया था, ये बच्चा सही लगता है, इस पर तो कोई भूत का साया नहीं है। अगर कोई भूत आपके शरीर पर हो, आपके सर पर हो, तो मुझे पता चल जाता है। तेरे शरीर पर किसी भूत का साया नहीं है। मैं उन्हें कहता रहता, मुझ पर भूत का साया है, हमारे घर पर किसी ने जादू टोना किया है। वो मुझे मेरा शरीर देने को कह रहे हैं। तब उस बाबा ने मुझे भगा दिया था कि तुझ पर कोई भूत का साया नहीं, लेकिन कलाई पर काले रंग का धागा बांध दिया। उसके बाद वो रात मुझे फिर से वो नजर आए, फिर से मांग रहे थे, दे दे, और करीब आकर मैं अब रोना शुरू हो गया और बाथरूम में जा छिपा। वो बाथरूम की उस सीट के अंदर से हाथ निकालते, वहाँ आंखें नजर आती। वॉश बेसिन में आंखें नजर आती। वहाँ जो शावर चलाता मैं, उसके अंदर से खून की बूंदें गिरती। मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं मरने वाला हूँ, नज़दीक हूँ। वो रात भी निकल गई। अगले दिन फिर से मैं अपने दोस्तों के पास, मुझे निवारण करवाना है, कोई और बाबा ढूंढो। उसके बाद उन्होंने कहा उस बाबा के पास दोबारा जाना होगा, इस बार उसे पकड़ लेना, कहना कुछ तो करो। मुझे फिर से वो भूत नजर आए। अब फिर से 3 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद वो बाबा ने मेरी पीठ पर जोरदार 3-4 चिमटे मारे और कहा, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा जो दिमागी भूतिया साया है वो जा चुका है। यह कहकर उसने मुझे भेज दिया। उस रात फिर से भूत, दिन में भूत, रात में भूत, और वो मांगते रहते, वो मेरा शरीर मांगते रहते और मुझे लगने लगा था अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो रात भी निकल गई। उसके बाद मुझे लगा अब मैं ऐसे मर जाऊंगा। मैं तो सो ही नहीं पाता। आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ने लगे थे और नींद मुझे आती ही नहीं थी। डर लगता रहता था, दिमाग मेरा घूमने लगा था, वो मुझे पागल बना देंगे। फिर से उसी बाबा के पास गए थे और इस बार चमकदार चिमटा मैं लेकर गया था। जैसे ही वो बाबा कहने लगा, तुझ पर कोई भूत का साया नहीं, मैंने घुमाकर उसके चिमटा मारा और कहा, मुझ पर भूत का साया है, मैं तुझे मार दूंगा। वो घबरा गया। ये कैसा भूत है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं चिमटे घुमाता गया और 1-2 तो उसके मार भी दिए सर पर और वो पीछे जा गिरा था। फिर मैंने कहा, भूत का साया है, समझता है या नहीं समझता? वो जैसे आंखें खोलकर देख रहा था। भूत का साया तो नहीं है, लेकिन तो सच में पागल हो गया है। एक बच्चा इस हालत में पहुंच गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब वो बाबा मेरी बात सुनने को तैयार हो गया था। मैंने उस बाबा को कहा, देखो आपको भूत नजर नहीं आते, मुझे नहीं पता। रात को मुझे भूत दिखते हैं, अब दिन को भूत दिखते हैं। यहाँ पर मुझे भूत नजर नहीं आ रहा, लेकिन कई जगह पेड़ों के पीछे से वो झांकते हैं। अगर मेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ से मैं शायद बाहर ना निकल पाऊँ।
वो भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मुझे पागल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, अगर सच में मेरे दिमाग में ये परेशानी है तो भी बताइए, एक बार अच्छे से देखिए तो सही। उस बाबा ने कह दिया था, ठीक है, मैं देखने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ। अब उस बाबा को घर कैसे लेकर आता मुझे ये पता नहीं था। इसमें मेरे दोस्तों ने मेरी मदद कर दी। मेरे एक दोस्त ने मेरे मम्मी पापा को अपने घर में बुलाया था कि मेरे माँ बाप आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा वहाँ पर चले गए और उसने कहा था कि वो 3 घंटे उन्हें वहाँ पर उलझाए रखेगा, वो बताता रहेगा, वो मेरी शिकायत लगाने की कोशिश करेगा, बस उन्हें उलझाए रखेगा, तब तक मैं बाबा से काम करवा लूँगा। अब बाबा रात के 8 बजे घर आए थे। जब बाबा घर आए वो घर के चारों तरफ देखने लगे, वो कोनों को देखने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, किसी ने जादू टोना अंदर फेंका है जिस कारण घर में भूत आ गया है। बाबा ने कहा, घर शुद्ध है, इस घर में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ तो तुम पूजा पाठ करते होगे ना, यहाँ भूत का साया है नहीं, गड़बड़ कुछ और लगती है और मुझे सच में देखना होगा, कहीं तेरा दिमाग ही तो नहीं खराब। मैं थोड़ा मायूस था, कहीं यह सच साबित ना हो जाए। क्या करूँगा मैं, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, वो भी पागल। अब वो बाबा मेरे कमरे में आ गए और वहाँ पर बैठकर मैं उन्हें कहने लगा, यहाँ भूत नजर आता है, अंधेरे में शुरू हो जाता है दिखना, अब तक दिखा क्यों नहीं। फिर खिड़की पर मुझे वो चेहरा नजर आया और मैंने उस बाबा को इशारा कर दिया, वो देखिए, वो देखिए। तब बाबा ने बाहर देखा, तब तक वो भूत गायब हो चुका था। तब मैंने बाबा को दिखाया, देखिए खिड़की पर निशान बना हुआ है ना, जैसे किसी ने हाथ लगाया हो। बाबा उसे देखते ही, गड़बड़ तो कुछ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर खिड़की बिल्कुल साफ है और यहाँ पर हाथ का निशान है, पहले तो नहीं था ना ये। मैंने कहा नहीं। उसके बाद अचानक हमारा वो बेड हिला, वो बाबा उसी पर बैठे हुए थे और एकदम छलांग लगाकर खड़े हो गए। ये क्या? उन्होंने बेड के नीचे देखा और वो घबरा कर पीछे गिरे। उसके बाद वो कहने लगे, गड़बड़ तो है, गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ है, तेरे ऊपर भूत का साया नहीं है, घर पर भूत का साया नहीं है, यहाँ कुछ और चीज़ चल रही है। वो बाबा ने मुझे पकड़ लिया था और तभी हमारे पीछे वो आदमी नजर आया। अब बाबा ने उसे देखा था और बाबा घबरा गए। तब बाबा ने अपनी पोटली से एक अजीब सी विभूति निकाली और उस भूत पर मारी। वो भूत अचानक गायब। वो औरत एक कोने में नजर आने लगी, हाथ आगे बढ़ाकर, दे दे दे। ये देखकर बाबा उस पर विभूति मारना तो चाहते थे। अचानक ही वो आदमी सामने फिर से दिखने लगा। तब उस बाबा ने कहा, ये भूत प्रेत का साया जरूर है, लेकिन ये तुझे मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। सच बता, ये आत्माएं तेरे पीछे क्यों हैं? क्या गलती की है तूने? किसी को मारा तो नहीं, किसी को सजा तो नहीं दी? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये जादू टोने के कारण है। वो बाबा बार बार उनके हाथों की तरफ देखते और कहते, गड़बड़ ये नहीं है, तुझ पर भूत का साया नहीं, तेरे घर पर भूत का साया नहीं, कुछ गड़बड़ की है तूने जिस कारण ये तेरे पीछे आए हैं। अब मैं क्या कहता? मैंने कहा, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर पाया, लेकिन वो दोनों दे दे। और बाबा ने एक चमाट मेरे घुमा कर मारी और कहा, सच बता, कुछ चुराया तो नहीं? तू सच में कुछ चुरा कर तो नहीं लेकर आया? किसी कब्रिस्तान से, किसी वीरान जगह से, किसी घर से कुछ चोरी तो नहीं की जो वापिस मांग रहे हैं ये? अब मैं सोचने लगा था, ऐसी कौन सी चीज़ चुरा ली? वो कुलचे वाले की वो ब्रेड पकौड़े चुराए थे, या उस बाबा का वो सेब जिसका स्वाद अजीब था? मैंने तभी उस बाबा को कहा, वो जो सब्जी वाला था उसका मैंने सेब चुराया था, लाल सेब। वो गली हुई सब्जियों के नीचे अच्छी सब्जियां छिपा कर रखता था, जिसको 650 रुपये किलो बेचा करता था। सारी सब्जियां महंगी, उसकी कोई सब्जी खरीदता नहीं था, वो घूमता रहता है। मैंने बस उसका सेब चुराया था और वो सेब बहुत अच्छा था। मैं तो उसको पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन परेशान तो इस भूत ने कर दिया, मुझे याद ही नहीं रहा। तब उस बाबा ने कहा, सारी सड़ी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां। बूढ़ा आदमी? मैंने कहा, हाँ। वो सब्जियां बेचता ही नहीं, वो इंसानों को सब्जियां नहीं बेचता, वो प्रेतों की आखिरी इच्छा की वो चीज़ें यहाँ बांटने आता है, तभी तो वो रात को घूमता है। मैंने कई बार देखा है उसे, वो कब ओझल हो जाता है, कब आ जाता है, कोई पता नहीं कर पाता। तुझे पता है वो तो जिंदा भी नहीं है। इस चीज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं अब उस बाबा से समाधान चाहता था और उस बाबा ने कहा, समाधान मैं नहीं कर सकता, भूत का समाधान कर सकता हूँ। यहाँ तो गलती तूने की है, चोरी तो तूने की है, सज़ा तू भुगतेगा।
मैं वहाँ ज़मीन पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा था, मुझे माफ़ कर दो। वो बाबा ने गिड़गिड़ाने दिया, रोने दिया, पश्चाताप करने दिया। 15 मिनट में रोता रहा। फिर उस बाबा ने कहा, ढूंढो उस बूढ़े को दोबारा, उससे बात करो, माफ़ी उससे मांगो, वो निवारण करेगा और कोई नहीं करेगा। इसके बाद मैंने उस बाबा को जाने दिया था। मेरे माता पिता घर आ गए थे। मुझे देखकर वो बहुत घबराए हुए कि तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तू कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। और मैंने उनसे कहा था, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो रात फिर से बहुत डरावनी थी। मैं पूरी रात बस उनके दे से परेशान, और अगली सुबह उस बाबा को ढूंढने के लिए मैं गलियों में घूमने लगा। पूरा दिन मैं घूमता रहा। रात के 8 बजे उस धुंध को चीरती हुई वो आवाज़, आलू आलू। ये आवाज़ सुनते ही मैं उस तरफ दौड़ा चला गया, लेकिन वो आवाज़ हर बार धुंध के किसी कोने से आती और मैं धुंध को चीरता जब उस जगह पहुंचता, मुझे वो रेहड़ी नज़र नहीं आती। ढूंढता रहा वो रेहड़ी। उसके बाद उस कॉलोनी के बाहर वो जो पेड़ लगे हुए थे और पीछे वो तालाब, गंदा नाला था वो, उसके पास वो रेहड़ी वाला घूम रहा। मुझे देखते ही हंसते हुए कहने लगा, आ गया तू, फिर से कुछ चुराने आया है, आजा चुरा ले, फिर तुझे और मज़ा आएगा। मैं सीधा पहुंचा। अब उस आदमी के पांव पड़ने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। उस सेब के पैसे ले लीजिए, बस मुझे बख्श दीजिए, वो भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। वो हंसता रहा, बहुत समय तक हंसा और मुझे गिड़गिड़ाता हुआ देख कहने लगा, उठ जा, कोई बात नहीं, गलती तूने की है। किसी की आखिरी इच्छाएं मैं लेकर जाता हूँ। मैं आम लोगों को सब्जियां नहीं बांटता, इसीलिए महंगी रखता हूँ ताकि कोई खरीदे ना। जिनकी आखिरी इच्छाएं अधूरी होती हैं उनके लिए ये चीज़ें लेकर जाता हूँ, ताकि आखिरी स्वाद वो भी ले सकें, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जो सेब तूने चुराया था वो किसी पति पत्नी का था, उन्होंने मिल बांट कर खाना था। जब तूने चुरा लिया मैंने उन्हें दिया ही नहीं। अब वो लेने के लिए तेरे पास आए होंगे। अब पता चला किसी की आखिरी इच्छा रह जाए तो एक छोटा सा सेब कितनी कीमती होता है। कुछ लोगों को लगता है छोटी सी चीज़ चुराने में क्या गलती है, लेकिन चोरी बड़ी हो या छोटी हो, किसी के लिए वो मायने रखती है। भले ही आपके लिए मायने नहीं रखती। तेरे लिए तो छोटा सा सेब था, उनकी तो आखिरी इच्छा मर गई ना। तब मैं उस बाबा को कहता जा रहा था, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। उस बाबा ने कहा, तो निकालो। अब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। अभी तो मेरे पास इतने पैसे थे भी नहीं, पॉकेट मनी मिली थी, इतने समय से मैंने खर्ची नहीं थी, तो 60 रुपये थे मेरे पास। अब मैंने 60 रुपये बाहर निकाले और कहने लगा, वो काफ़ी महंगा सेब था ना, अभी इतने हैं, मैं दोबारा दे दूंगा, जब पॉकेट मनी मिलेगी मैं 10-15 दिन में आपको वापस कर दूंगा। तब उस बाबा ने मेरे हाथ से 20 रुपये उठाए और कहा, बस इतना ही, मैं भी इन चीज़ों को कहीं से खरीदता हूँ, किसी जिंदा से, तो मुझे भी कीमत अदा करनी पड़ती है, और इन चीज़ों को भूतिया वो भी मैं बना ही देता हूँ। तुझे स्वाद लगाना वो, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी, उनके लिए सब फलों का स्वाद था जो तूने चखा। अब तुझे पश्चाताप हो गया तो मैं तेरी तरफ से वो सेब उन्हें दे दूंगा, अब वो तेरा पीछा नहीं करेंगे। ये कहकर वो उस धुंध की चादर को चीरता हुआ अंधेरे में घुसता गया और मेरी आंखों से ओझल। वो आखिरी रात थी जब वो सब्जी वाला मुझे दिखा था और वो प्रेत मुझे नजर आए थे। उसके बाद ना रात को मुझे वो प्रेत नजर आए, ना वो सब्जी वाला दिखा, ना मैं कभी भूत का सामना कर पाया। कुछ लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, जैसे मेरे दोस्त भी शायद अब नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ वो सच था। कुछ लोग आपके आसपास घूमते हुए आपको नजर आते होंगे। आप सोचते होंगे ये काम क्या करते हैं, वैसे ही घूमते रहते हैं अंधेरे में। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस दुनिया में हर किसी की एक अलग जगह है। हो सकता है वो अपना काम कर रहा हो, वो जिंदा भी हो या ना हो, लेकिन आपके लिए खास सबक बताना चाहता हूँ, कभी भी कुछ चुराना मत। आपके लिए वो छोटी चीज़ हो, किसी के लिए बहुत कीमती हो सकती है, और हो सकता है आपकी ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए। जब मुर्दे पीछा करते हैं तो फर्क नहीं देखते चीज़ छोटी थी या बड़ी, आपकी नींदें उड़ जाएंगी।